हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आई होप आप सभी की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एंड आज इस लेसन में हम लोग फिर से 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स, सम इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स। ओके, और इसमें रहेगा क्या कि कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, हम जानेंगे कि हाँ ये भी टर्म्स होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स, वो मीनिंग्स भी देख लेंगे और उनको कॉइंड किसने किया, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। अगेन 15 एमसीक्यू रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, पोएटिक जस्टिस वाज अ टर्म कॉइंड बाय। तो पोएटिक जस्टिस को कॉइन किसने किया? कॉइन, प्रतिपादन, इन्वेंट, वही। तो आंसर इज डी, थॉमस राइमर। ये है इनका आंसर, थॉमस राइमर। इन्होंने इसको इन्वेंट किया, कॉइन किया पोएटिक जस्टिस को। और ये जो टर्म है ना, इसका मीनिंग ऐसा होता है कि अच्छा, गुड, अच्छे को अच्छा ही मिलेगा और बुरे को बुरा मिलेगा। जैसे कि जो मूवीज़ होते हैं या कोई वर्क है, नॉवल है, लिटरेचर है, तो एंड कैसा होता है? उसमें एंड में एक ये चीज़ दिखाते ही है कि विलन मारा गया एंड हीरो जो है आगे आते हैं। तो अगर अच्छा है तो अच्छाई को अच्छाई और बुरे को बुरा, दैट इज़ कॉल्ड जस्टिस। में जो वर्ड है ना, जस्टिस, तो जस्टिस मिलेगा फाइनली, और जस्टिस नहीं मिलेगा तो नहीं है वो एंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है इसका मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय। तो ये बहुत ही फेमस टर्म है, इंपॉर्टेंट तो है, फेमस बहुत है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जॉन कीट्स हैं इसके टर्म ये दिया था इन्होंने, नेगेटिव कैपेबिलिटी। और इसमें क्या होता है, कैपेबल है अपने वर्क में, जो ऑथर है, राइटर है, कैपेबल है, उपस्थित है, बट कैसे? नेगेटिव रूप में। मीन्स जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, वो डायरेक्टली नहीं कन्वे कर रहे हैं, वो किसी कैरेक्टर के, किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से कन्वे करते हैं टू द रीडर, टू द ऑडियंस। दैट इज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी। और इसमें ओ टू नाइटिंगेल का ही उदाहरण सबसे ज़्यादा चलता है कि जो ओ टू नाइटिंगेल है, उसमें नाइटिंगेल के सारे थॉट्स रहते हैं, नाइटिंगेल सैड है, वॉट एवर, बट क्या एक्चुअल में वो नाइटिंगेल के थॉट्स रहे होंगे, आइडियाज़ वो इनके रहे होंगे ना, ऑथर के। बस तो वही है, कैपेबल है, अवेलेबल है इन द वर्क, बट इन द नेगेटिव वे, डायरेक्ट नहीं। दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी बाय जॉन कीट्स। The term essay is the derivative of the French root essay which means। तो ये जो वर्ड है, फ्रेंच रूट है, फ्रेंच से लिया गया है, ऐसे इसका मीन है, और इसका मतलब होता है टू ट्राई, टू अटेम्प्ट। हमें ये फ्रेंच भाषा से लिया गया, ये भी याद रखना, क्योंकि ग्रीक, लैटिन ऐसे शब्द भी आते हैं ना, कहाँ से ये वर्ड उठाया गया, दैट फ्रेंच वर्ड है रूट। ऐसे ही जिसका मीनिंग, ऐसे ही जो एक्चुअल वर्ड है ये फ्रेंच का, उससे ऐसे वर्ड बना है। इट मीन्स होता है टू ट्राई, टू अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कैंपस नॉवल इज एसोसिएटेड विथ। तो कैंपस नॉवल का क्वेश्चन हमारे प्रीवियस लेसन में भी था। तो एसोसिएट इससे कौन है, कौन कनेक्टेड है? आंसर इज बी, किंग्सले एमिस। ओके, किंग्सले एमिस हैं जो कि इस टर्म से एसोसिएटेड है। इन्होंने इस जैनर में वर्क लिखे। तो और कौन सा इनका मेन वर्क है जो कि फेमस है? किंग्सले एमिस का लकी जिम। ओके, लकी जिम, ये जो वर्क है इनका किंग्सले एमिस का, ये इसी में लिखा गया, इसी टर्म में। कैंपस नॉवल है ये वर्क, इनका नॉवल है बट कैंपस नॉवल है। इसको एकेडमिक नॉवल भी कहते हैं, कैंपस नॉवल को, ठीक है, जिसका मेन एक्शन या सेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में सेट होते हैं। ठीक है, जो अगर सेटिंग पूछें, बनती है ना सेटिंग से क्वेश्चन, मैक्सिको की स्टोरी है, इंग्लैंड की स्टोरी है, तो ये इसमें जो स्टोरीज होती हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस के होते हैं। तो दैट इज़ वाई इनका नाम कैंपस एकेडमिक नॉवल है। और किंग्सले एमिस का ये है लकी जिम, इसी का एग्जाम्पल है। तो इससे कनेक्टेड थे किंग्सले एमिस। द टर्म अमेरिकन रेनेसां वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो देखिए, ऐसा होता है, ये जो भी चीज़ है ना, जो भी इसका मीनिंग होता है, वो हमेशा से ही उपस्थित रहता है, वो रहता ही है, बस उसको नाम बाद में दिया जाता है। अब जो नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो टर्म है, जो जॉन कीट्स का नाम जुड़ रहा है, तो क्या वो पहले ऐसा नहीं लिखा गया होगा? कई ऑथर्स ने ऐसे वर्क लिखे होंगे कि अपनी फीलिंग्स किसी कैरेक्टर के माध्यम से शो करी होगी, खुद आगे ना रहे, खुद पीछे ही रहे। तो टर्म तो था, पर नाम, उसको पहचान एक तरह से लेकर आना, वो चीज़ हो जाती है। तो ये जो फर्स्ट, इसको किसने यूज़ किया, इस टर्म को? अमेरिकन रेनेसां को। तो
इसका जो है करेक्ट आंसर है सी, F.O. मैथेशियन। ठीक है, तो ये थे F.O. मैथेशियंस। और ये 1830 से लेकर जो अमेरिकन सिविल वॉर का एंड हुआ था तब तक का ये समय था अमेरिकन रिनाइसा का। और इनका एक वर्क आया था F.O. मैथेशियंस का 1941 में, जिसका नाम था अमेरिकन रिनाइसा आर्ट एंड एक्सप्रेशन इन द एज ऑफ इमर्जन एंड विटमैन। ये फुल नेम इनका, इस वर्क का एक वर्क था, उसमें हमको ये टर्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नेग्रीट्यूड वॉज कॉइन्ड बाय। तो ये एक टर्म है नेग्रीट्यूड, इसको कॉइन किया है एम सीजेर एंड लियोपोल्ड सेंगर। ये नाम है, अफ्रीकन लिटरेचर से कनेक्टेड है, जो ब्लैक पीपल रहे, ठीक है, उस लिटरेचर से। तो नेग्रीट्यूड एक टर्म है, एम सीजेर एंड लियोपोल्ड सेंगर के द्वारा इसको कॉइन किया गया। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज टेकन फ्रॉम द बुक। ये टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किस बुक से ली गई है? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी से ली गई है। ये बुक है विलियम जेम्स की। और देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टर्म। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में होता क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, डायलॉग लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, पूरे जो कहानियाँ सोच कर लिख दी जाती हैं और वो जो कैरेक्टर डायरेक्ट जो बोल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सीधे थॉट प्रोसेस को ही कन्वे कर दिया जाता है। सोच कर बोलना दो अलग चीज़ें हो जाती हैं, कुछ हम लोग उसमें घटा बढ़ा देते हैं, वट एवर। तो ये है थिंक, इसमें क्या हो रहा है कि जो बिल्कुल थॉट चल रहे हैं ना, वही एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं। कॉन्शियसनेस स्ट्रीम है कॉन्शियसनेस का, जो कॉन्शियस है व्यक्ति, अवेयर है ना, तो वो चल ही रहा है, वो ही लिख दिया गया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। एक तरह से थॉट प्रोसेस चलती है, नरेटिव डिवाइस है ये एक तरह की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और जो एक वर्क है यूलिसिस, ये देखिए ULYSSES, यूलिसिस जेम्स जॉयस का वर्क है, वो इस टर्म का यूज़ इसमें बहुत हुआ है। बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, डायरेक्टली थॉट प्रोसेस को ही कन्वे कर दिया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक में हमें ये टर्म देखने को मिलेगी। हु फर्स्ट यूज द टर्म स्प्रंग रिदम? GM हॉपकिंस। स्प्रंग रिदम पोएट्री में एक टर्म है और काइंड ऑफ मीटर होता है, GM हॉपकिंस ने इसको लेकर आए थे, यूज़ किया था। द टर्म रिनाइसा मीन्स, तो रिनाइसा के तो क्वेश्चंस टर्म मूवमेंट ये सब में यूज़ कर लेते हैं इसको। रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग इसका आंसर है, रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 वाले GIC में ही आ चुका है। एनाग्नोरिसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग व्हाट? तो ये एक टर्म है एनाग्नोरिसिस। पहले तो ये जो वर्ड है ना, तो ये जो शब्द है ग्रीक लैंग्वेज का है ये। इसका मीनिंग क्या होता है पहले हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ए, द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट। तो इसका मीनिंग होता है रहस्य उद्घाटन, ठीक है। विपर्य, डिनोमेंट एक वर्ड होता है ना, डिनोमेंट, DENOUMENT। मोस्टली ये ड्रामा में जो एंड होते हैं, कॉमेडी में डिनोमेंट उसको कहते हैं उस एंड को, और ट्रेजेडी में कैटास्ट्रॉफ कहते हैं एंड जो होते हैं, ओके, उनके भी नाम होते हैं, जी हाँ। तो लिटरेरी फॉर्म जिन्होंने लेसन देखे होंगे मेरे, तो ये इसका मतलब एक तरह से डिनोमेंट है एनाग्नोरिसिस। और क्या रहस्य उद्घाटन, जैसे मैंने बताया, तो एंड में ही तो होते हैं वो। तो ये टर्म जो होती है ना, रिकॉग्निशन, इसका एक मीनिंग होता है रिकॉग्निशन। ये जो वर्ड है ना एनाग्नोरिसिस, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है रिकॉग्निशन, पहचानना। तो ये क्या लिखा है देखिए। और अगर हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है, द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट। जो प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, नॉवेल ड्रामा का, तो वो एक जब वो जो मोमेंट जब वो डिस्कवर करता है कुछ, उसके सामने जो एक क्लियर होता है मैटर, तो वही मोमेंट है, उसको एनाग्नोरिसिस कहते हैं। इसका मीनिंग जैसे कि अगर वैसे देखें तो रहस्य उद्घाटन जो एंड में होता है, डिनोमेंट भी कह सकते हैं उसको। और ये एक ग्रीक शब्द है एनाग्नोरिसिस। कई क्वेश्चंस बन सकते हैं इस अकेले से, सिर्फ ये जो बी आपका जो ए ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ नहीं, ग्रीक वर्ड है, ओके। एक रिकॉग्निशन इसका मीनिंग होता है, डिनोमेंट भी कह सकते हैं, रहस्य उद्घाटन। और ग्रीक वर्ड है। एरिस्टोटल ने इस शब्द का, इस टर्म का यूज़ किया था अपनी बुक पोएटिक्स में। अरस्तु के द्वारा है ये, लिखा ही है अरस्तु, लेकिन हाँ बुक इनकी थी पोएटिक्स।
तो अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट था। द टर्म विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड ऑफ, ऑप्शन इज बी, तो मोरल अर्नेस्टनेस। मोरल अर्नेस्टनेस मीन्स ऑनेस्टी। तो ये जो टर्म है ये मोरालिटी और ऑनेस्टी को इवोक करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। और हमारी जो विक्टोरियन एज है उसका टाइम है 1837 से लेकर 1901। तो उसी समय की बात है, उसी समय का ये टर्म है। और उस समय का जो साहित्य था, जो लिटरेचर था, उसमें हमें ये मोरल अर्नेस्टनेस देखने को मिलेगी। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ विलियम जेम्स। वो जो बुक है ना, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इन्हीं की बुक है जिसमें हमें अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म मिली थी। जैसे क्वेश्चन भी पीछे बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 22, तो उसी का है रिलेटेड आंसर है ये। विलियम जेम्स की बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में हमको ये टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। The phrase dissociation of sensibility was first used by T.S. Eliot. Correct answer is T.S. Eliot. जैसे कि टी.एस. इलियट हमारे बहुत अच्छे क्रिटिक में भी गिने जाते हैं। तो ये इनका टर्म है डिसोसिएशंस ऑफ सेंसिबिलिटी। तो वर्ड्स से ही हम समझ सकते हैं इसमें क्या मीनिंग जा रहा है, कि जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स और फीलिंग्स, दो वर्ड ले लो आप, थॉट्स एंड फीलिंग, बस ये अलग होते हैं, ये अलग इन्होंने बताए हैं। अदरवाइज राइटर्स पोइट इनको सेम रखते होंगे, बस इन्होंने ये टर्म दिया कि नहीं, इन्होंने इसको सेपरेशन में माना है। एसोसिएट मीन्स एक होना अलग, और डिसोसिएशन उसका अपोजिट अलग हो जाना सेंस वे में। तो फीलिंग्स और थॉट्स अलग हो जाते हैं, वही इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, अगर सेंस है, सेंस में थिंकिंग भी आ जाते हैं, फीलिंग्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसमें डिस एसोसिएशन का इन्होंने बताया है। टी.एस. इलियट का ये टर्म है, फ्रेज है। The term theatre of cruelty was coined by Antonin Artaud. Answer is B. तो ये जो टर्म है थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, इसका मेन एम होता है ऑडियंस को जो शॉक करते हैं थ्रू जेस्चर, इमेज, साउंड, लाइटनिंग। ठीक है, एकदम कुछ ऐसा करना कि ऑडियंस शॉक हो जाए, और फिर भी अल्टीमेट ऑप्शन उद्देश्य क्या होता है कि इंटरेस्ट बनाना और उसको बनाए रखना। तो फॉर शॉक ऑडियंस थ्रू जेस्चर, इमेजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस, डिफरेंट साउंड एंड लाइटनिंग। तो हम वैसे भी हम देख सकते हैं, ये चीज़ तो बहुत ही मिलती है आज के जो हमारे मूवीज़ और सीरियल्स में देख सकते हैं, बुक्स में जो कहानियाँ होती हैं, अचानक से साउंड लाइट का यूज़ करके एकदम पब्लिक फिर अच्छा भी कुछ होगा लाइक। तो यही है थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, एंटोनिन आर्टाउड इसके कॉइन किया था उन्होंने। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द फ्रेज, ये फ्रेज या टर्म एक ही है। तो द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, या फिर इसे सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ भी कहते हैं, ऑकर्स इन, ये हमको कहाँ मिलेगा, कहाँ दिखता है इन 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 वर्क में से। तो जैसे कि पोएटिक्स है, ये तो अरिस्टोटल का, इसमें नहीं मिलेगा हमको। प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलाड, नो। आंसर इज ए, बायोग्राफिया लिटरेरिया एस.टी. कॉलरिज बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज का ये वर्क है। बायोग्राफिया लिटरेरिया में हमको मिलेगा द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। होता क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। देखिए, सस्पेंड करना, सस्पेंड, विलिंगली, इच्छा के साथ आप उस थॉट को सस्पेंड कर रहे हो, हटा रहे हो, कुछ जो कंटेंट है ऑफ डिसबिलीफ, जो कि आपको पता है कि वो उस पर बिलीव नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे कि जो इंटेंशनली आप अवॉइड कर रहे हो उस लॉजिक को, कुछ कंटेंट आपको सामने आपके बुक में आपने कुछ पढ़ा, लाइक कुछ ऐसा जो कि सच नहीं है, फिर भी वो मूवीज़ में दिखाया जा रहा है, फिर भी वो बुक्स में लिखा है, सुपर स्पेशल कहानियाँ, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर्स एंड बहुत कुछ ऐसा जो कि रियल में नहीं हो सकता। आप उस बुक को पढ़ते हैं, समझ भी रहे हैं, अंदर से जानते भी ये सच नहीं है, तो वो जो हम जानते हैं ना, वो हमारी विल है, इच्छा है, दैट इज हम उसको समझ रहे हैं कि हाँ ये नहीं है, फिर भी हम उसको पढ़ लेते हैं। वही फ्रेजेस है, द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विल क्या है कि हमें ये विश्वास नहीं करना है, जस्ट देख लिया फिर भी,
ठीक है। और फिर भी हम मूवीज़ और ड्रामा में एक्सेप्ट कर लेते हैं उस कंटेंट को, जैसे साउथ की मूवीज़ बेस्ट एग्जांपल हैं। और लाइक डेली लाइफ में भी ऐसे लोग जो हमें मिल जाते हैं, वो चीज़ें फेंकते हैं, अंदर हम जानते हैं फिर भी हम सुन लेते हैं उनकी ये भी हम एक एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं। तो अंदर से द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि हमें बिलीव करना ही नहीं है उस चीज़ का, तो ये विल है हमारी, फिर भी वो कंटेंट हमारे सामने। बायोग्राफी लिटरेरी इसका इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, और यस्टी कॉलरिज का है। तो ये टर्म अच्छी है, द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ऐसे ही कई और इम्पोर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, इनके नेम से आप ज़्यादा अवेयर रहिएगा कि मीनिंग्स, नेम, एग्जांपल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। स्टूडेंट्स खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।